बेटर, अब बातचीत करने में मज़ा आएगा ना। मतलब आप समझ रहे हो कि बॉलीवुड के दो काफ़ी ज़्यादा नोन नेम हमारे सामने बैठे हैं, अगर उनके लेवल की एनर्जी नहीं होगी तो फिर उनको बात करने में इतना मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा एनर्जी लेवल अप करते हैं, ठीक है? Come on, give a round of applause for Tasha Badshah and Raj Chandelier sir. Come on everybody! Woo! That's the energy that I'm looking for. So hi everybody, I'm RJ Krishi from 94.3 by FM and मैं दो शो होस्ट करती हूँ, एक सुबह 7 से 8 which is सेहत की बात, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है मैं सेहत से रिलेटेड बातें करती हूँ, तो वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। एंड सेकेंड इज़ कैंपस अड्डा which is a यूथ जेनरिक शो जो 3 से 5 के बीच में आता है। तो ये दोनों ही शोज़ पर मैं जो आज बातचीत करती हूँ वो मैं चाहूँगी कि आप लोग सुने। पर आज का जो हमारा सर सेशन है वो हम करने वाले हैं ऑन ड्रीम इट, स्क्रिप्टेड एंड एक्टेड। तो जब मैंने हमारा टॉपिक पढ़ा था तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन आया कि किस तरीके से ड्रीम इट, स्क्रिप्टेड एंड एक्टेड को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन को एक साइन दे रहा है। तो क्या आप आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं या आप फॉलो करते हैं? तो उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताएं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबको बहुत बहुत प्रणाम कि आप सभी यहाँ वक्त निकाल कर हमें सुनने आए हैं, समझने आए हैं। तो एक बार आप सभी लोग अपने खुद के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि जब तक इतनी अच्छी ऑडियंस, जितने अच्छे लिसनर्स नहीं होते तब तक हम लोग कुछ नहीं हैं। तो रही बात, ये जो बात कही है कृषि ने अभी, एक बहुत सिंपल साधारण सी एक लैंग्वेज होती है राइटिंग। फिल्म राइटिंग उतनी पेचीदा नहीं है जितना लोगों ने बना दिया एक्चुअली। किसी भी किरदार को लिखना, किसी भी कहानी को लिखना, आज मैं इंदौर में हूँ, कल मैं चंडीगढ़ में हूँ, या परसों मैं भोपाल में हूँ, या आज उज्जैन में हूँ, वहाँ सभी लोगों से मिलते हुए, आप सभी के बीच से किरदार उठाते हुए और वो किरदार, वो कहानियाँ लिखी जाती हैं। उसमें सोच तो है ही, निर्भर सोच तो रहती है कि भाई किस तरीके से आपको लिखना है, क्या करना है। लेकिन कॉमेडी खासकर आप देखें जी, कॉमेडी एक बड़ा सीरियस बिजनेस है। कॉमेडी को लोग जिसको सेंस ऑफ ह्यूमर के सेंस की ज़रूरत होती है कॉमेडी में। आज के दौर में हर साल 600-700 फिल्में हम हिंदी सिनेमा बनाता है, जिनमें से 3-4 फिल्में कॉमेडी होती हैं, 2-3 में हंसी होती है, एक आधी रिलीज़ होती है। ओके, तो ये सोचना कॉमेडी, उसको लिखना, उसको लोगों तक पहुंचाना, किरदार डेवलप करना, कहानी डेवलप करना, ये आप लोगों के बीच से ही मैं उठाकर वो चीज़ें लिखता हूँ। आज के दौर में कॉमेडी लिखना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग आप में से सब कौन है जो हंसना नहीं चाहता? कोई है? I don't think so. कि जो हंसना नहीं चाहता, अभी मुझे मत हंसाओ, है कोई ऐसा? हंसना सब चाहते हैं, बार बार हंसना चाहते हैं। तो मेरा ये जो सवाल किया है इन्होंने, मेरा सिर्फ इस पर एक ही जवाब है कि एक चीज़ को जो मैं सोचता हूँ, जो मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरी अपने बीच की निकली हुई बात है, अपनी सोची हुई बात है, उसको मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ अपनी फिल्मों के माध्यम से। ड्रीम गर्ल हो, चाहे वो ड्रीम गर्ल 2 हो, चाहे वो अभी रिसेंट विकी विद्या का वो वाला वीडियो हो। तो मेरा सिर्फ ये है कि जो मेरे दिल को अच्छा लगता है मैं वो लिख देता हूँ। जो दिल लिखता है वो सिनेमा बन जाता है, जो दिमाग लिखता है वो प्रोडक्ट बन जाता है। तो मैं प्रोडक्ट लिखना में बिल्कुल विश्वास ही रखता हूँ। मैं सिर्फ दिल से लिखता हूँ और आप लोगों को दिल से बात पहुँचाता हूँ। थैंक यू। Siddha, what about you? Do you believe in manifestation? Do you think that आपकी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आप पहले से सोच के रखते हैं, फिर धीरे धीरे वो आगे जाके एक फॉलोअप में कन्वर्ट होता है? सबसे पहले नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी एनर्जी देख के और अच्छा लग रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक मैनिफेस्टेशन का सवाल है, मैं यकीन करता हूँ कि जब आप कोई सपना देखते हैं, हम सब बहुत सारे सपने देखते हैं। जब मैं 18 साल का था तो मैंने सोचा कि मैं बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पैसों के साथ डील करने में मुझे मज़ा नहीं आता। लाइफ ने, ऑफ कोर्स लाइफ में आपको पैसों के साथ डील करना ही होता है, पर मैं हमेशा से सोचता था कि मुझे लोगों को, जैसे राज सर हैं, मुझे लोगों को एंटरटेन करना था, क्योंकि मैं एक बोर्डिंग स्कूल में था। और उस वक्त हम छोटे थे, तो मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस करता था। तो मैं हमेशा रोता था, और हमारे जो दोस्त हैं, जो लड़कियां भी थी, लड़के भी थे छोटे, तो वो भी रोते थे। तो इट स्टार्टेड ऑफ एज एंटरटेनमेंट।
स्टार्टेड ऑफ कि मैं उनको हंसाऊं, वो मुझे हंसाए, और फिर क्योंकि हम एक दूसरे के लिए थे बस, तो वहाँ से शुरुआत हुई। पर जो सपने की बात है, मैं हमेशा सोचता था कि आई नेवर बिलोंग्ड, क्योंकि मैं बिलोंग नहीं करता था। जब मैं स्कूल में था या यूनिवर्सिटी में था, मैं हमेशा मतलब दोस्त थे, पर आप बिलोंग नहीं करते, यू नो। पर जब मैंने सिनेमा ज्वाइन की, जब मैंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ज्वाइन की, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस द मेकिंग ऑफ फिल्म्स इज़ वेयर आई बिलोंग। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। और वो सब एक सपना था जो आप कह सकते हैं कि मैनिफेस्ट, पर वो मैनिफेस्टेशन को हासिल करने के लिए आज तक जितने भी साल लगे, मुझे लगता है कि इसमें नसीब का भी खेल है। आप जितना भी मैनिफेस्ट करो, पर अगर आप घर बैठेंगे तो वो होने नहीं वाला। तो आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। हमारे इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स बहुत आसान है कि आप मतलब पार्टीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। उन सब को बैक बेंच पे रखते हुए आप अपने आप पे कैसे मेहनत करते हैं। आप सुबह सुबह उठो, आप जिम जाओ या क्लासेस जाओ, उसके बाद फिर अच्छे अच्छे लोगों से मिलो। मैं आई थिंक राज भाई से मिलने तक मुझे ऑलमोस्ट 3-4 साल लग गए, राइट। बट दैट्स ओके, क्योंकि वो आपकी एक ग्रोथ है। और अभी राज भाई जो हैं, मैं अभी इनके साथ मतलब डिनर के लिए भी जाता हूँ, इनके साथ मिलता भी हूँ, यू नो। सो टाइम के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। और आपको ना अपनी मेहनत कभी छूटनी नहीं चाहिए। मतलब आप यू कांट रिलाई ऑन जस्ट मैनिफेस्ट और मतलब खुदा कर देगा आपके लिए, ऐसा कभी नहीं होता। यू हैव टू गेट डाउन एंड गेट योर हैंड्स डर्टी, यू हैव टू सैक्रिफाइस, एंड इन द एंड ऑफ द डे मैंने ये भी सीखा है, इसी साल मैंने सीखा है कि आप पूरी जान से आप मेहनत करो, पर ना उसके बाद आप छोड़ दो। यूनिवर्स आपके लिए एक प्लान रखता है, और वो प्लान ही होगा। आप जितना भी मेहनत कर लो कि मुझे ये चाहिए, मैंने बहुत कोशिश की है कि मुझे ये रोल चाहिए, ये रोल चाहिए, सबको मैंने मतलब कॉल भी किया, इनको कॉल करवाया, सब कुछ किया, ऑडिशन भी अच्छा दिया, नहीं मिला। और हीरा मंडी में मैंने एक 3 दिन के रोल के लिए मैंने ऑडिशन दी, और वहाँ से संजय सर ने मुझे लीड बना दिया। वो मेरे हाथ में नहीं था, वो यूनिवर्स के हाथ में था, वो भगवान के हाथ में था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू मैनिफेस्ट एंड पुट ऑल योर हार्ड वर्क, पर एंड ऑफ द डे आप फेथ रखें कि खुदा आपको वापस देगा, एंड दैट्स व्हाट विल हैपन। राइट, आई थिंक यूनिवर्स ने जैसे आपकी सुन के कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड हमारे लिए भी हेल्प कर दी ना। आप इंडस्ट्री में आ गए तो somehow it was good for us also that you're here. And one example that I would give, दुआएं सबकी कबूल होती हैं जी, लोग बस इंतज़ार नहीं करते। राइट, जी, आप इंतज़ार कीजिए, आपको उसकी आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, बस वो है। जी। सर मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन का मेरा किस्सा। मैं कुछ 6 महीने से सोच रही थी कि मुझे दिलजीत दोसांझ सर जो है वो बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा, आई एम अ वेरी बिग फ़ैन। तो मैंने सोचा था 6 महीने पहले जब उनका टूर अनाउंस नहीं हुआ था कि मुझे ना उनके साथ स्टेज पे डांस करना है और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे बुलाएं स्टेज पे। तो 6 महीने पहले मैंने ऐसा सोच के कहीं लिखा कि आई जस्ट होप कि ये हो जाए कभी। और उसी के बाद उनका टूर अनाउंस हुआ, इंदौर में वो आए, और इंदौर में आने के बाद लकीली ही सॉ मी एंड ही कॉल्ड मी ऑन द स्टेज। मैंने उनके साथ डांस किया, ही गिफ्टेड मी हिज जैकेट एंड इट वाज अ होल एक्सपीरियंस। पर जैसा ताहा ने कहा कि आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो मेरे लिए भी एक पूरा प्रोसेस था समझने का कि किसी तरीके से मैं उधर तक पहुंच जाऊं। बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एनीवे, एक चीज़ ये है कि कई लोग मेहनत जो है, जैसे कि ताहा ने कहा कि मेहनत करते तो हैं लेकिन गलत दिशा में करते हैं लोग। जी, बनना उनको एक्टर है, लेकिन वो कास्टिंग डायरेक्टर के पास उसके लिए जाते हैं कि मुझे आर्ट डायरेक्शन का काम मिल जाए या मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का काम मिल जाए, यू नो। तो ऐसा नहीं है। और ये जो लक की बात कही इन्होंने कि लक एक होता है, द डेफिनेशन ऑफ लक जिसको कहते हैं, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, दैट्स कॉल्ड लक। आप सही दिशा में मेहनत करेंगे, लक आपके साथ होगा, वरना लक की कोई अहमियत नहीं है। राइट।
So coming on to the next question, मेरे को ये समझना है कि जैसे कि हम ह्यूमर किसी मूवी में देखते हैं तो वो हमारे लिए देखने के बाद हमको समझ आता है, बट जब आप लिखते हैं उस ह्यूमर को तो आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं कि वो ओवरडू ना हो जाए, या जो चीज़ आप पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑडियंस तक उसी तरीके से पहुंचे, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है वो आप प्लीज़ बताएं। सी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कॉमेडी, फन और ह्यूमर ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग विधाएं हैं ये। जी। कई फिल्मों को हम कॉमेडी फिल्म समझते हैं लेकिन वो होती नहीं है। कई फिल्में ह्यूमरस होती हैं, वो कॉमेडी नहीं होती हैं, और कई फन होता है। मैं आपको बताता हूँ जो इन तीनों के भी डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। कॉमेडी को सेंस की ज़रूरत नहीं है, नॉनसेंस कॉमेडी भी चलती है, लोग गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये है वो है, फलाना ढिमका है, वो एक कॉमेडी का पार्ट होता है जिसको हम ब्लैक कॉमेडी भी कहते हैं, स्लैपस्टिक कॉमेडी भी कहते हैं, हम डार्क कॉमेडी भी कहते हैं, वो एक अलग विधा होती है। फन जो है वो विदाउट डायलॉग्स के भी किया जा सकता है, यू नो मैं किसी को गुदगुदी कर दूंगा वो फन है एक्चुअली, यू नो तो विदाउट एनी डायलॉग आई एम क्रिएटिंग फन। लेकिन ह्यूमर जो होता है उसके लिए आपको सेंस की ज़रूरत होती है, इसलिए हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। कई दफ़ा एक जोक सुना दिया, 4 लोग हंसे, 2 लोग 3 दिन बाद हंसे, भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया जोक था भाई आपका, वो हो कमाल हो गया, यू नो वो सेंस की ज़रूरत होती है। उस वक्त अगर आपके सेंस काम कर रहे हैं तो आपको उस पर हंसी आएगी, अदरवाइज आपको हंसी नहीं आएगी। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, इसे लिखने का तरीका भी बहुत अलग होता है। हर फिल्म, हर कहानी और किरदार के हिसाब से कॉमेडी, फन और ह्यूमर को क्रिएट किया जाता है। वो ये नहीं है कि आप अगर जैसे आप ऋतिक रोशन साहब हैं, उनके लिए मैं फन नहीं क्रिएट कर सकता, मैं कॉमेडी क्रिएट नहीं कर सकता, यू नो उनके लिए मैं ह्यूमर क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि पर्सनैलिटी अलग है। वहीं जॉनी लीवर साहब के लिए मैं कर दूंगा क्योंकि उनका एक अलग स्टाइल है, उनका एक बॉडी लैंग्वेज अलग है, उनका यू नो उनका टोन अलग है। तो आप जब लिख रहे होते हैं कॉमेडी या ह्यूमर, और ये जो मैं फ़न की मैंने बात कही, ये तीनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और ये लोगों को सीरियसली लेना चाहिए, कॉमेडी को सीरियस लेना चाहिए लोगों को। अब कॉमेडी अब ऐसी हो गई है, मतलब कि राहुल गांधी जैसी हो गई है, मतलब कि मतलब सुनने सब आते हैं, वोट कोई देता नहीं उनको। तो ये ऐसा है कि उसको आप समझिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट वो फॉर आवर लाइफ एक्चुअली, जहाँ पर आपको आज इसकी बहुत ज़रूरत है। तो आप सब इस चीज़ को समझिए, जितना हंस सकें हंसिए, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन एक्चुअली। एब्सोल्युटली। पर कॉमेडी के पीछे कोई एक रिदम भी होती है ना, जैसे आप लिखते हैं एक रिदम भी होती है, या तो फिर एक मस्ट बी समथिंग बिहाइंड लाइक अ साइंस। सी दुनिया की हर एक विधा के पीछे रिदम है जो हमें ऊपर वाले ने दिए, जो बीट्स हम जिसको कहते हैं। हमारी ज़िंदगी उस पर चल रही है, गाने उस पर चल रहे हैं। कॉमेडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है टाइमिंग की। आपको अपनी टाइमिंग पे क्या कहना है और सुनने के बाद कहाँ रिएक्ट करना है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आपको जैसे मैं आपको कई लोगों को नहीं पता समझ आता, एक कार्यक्रम चल रहा था, एक सज्जन गा रहे थे और गज़ल का बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, गज़ल उन्होंने गाई, 4-5 गज़लें गाई, प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो एक आदमी उठ के आता है, बोलता सर अगर आपने गज़ल गाई होती तो मज़ा आ जाता। तो बोलते भाई गज़ल ही गाई हमने, अच्छा फिर तो मज़ा आ गया भाई। तो अब ये सेंस की बात होती है, आपके सेंस कहाँ काम कर रहे होते हैं, इसलिए टाइमिंग की बहुत ज़रूरत होती है किसी भी, चाहे वो आप भरतनाट्यम करें, चाहे वो कॉमेडी करें, चाहे वो एक्शन सीन करें। एक्शन सीन में अगर आपने टाइमिंग से हटे नहीं आप तो आप चोट खा सकते हैं। तो ये ऐसा ही पूरी रिदम आपके पूरे कॉमेडी में वर्क करती है। Okay. So Taha, if we ask you the same question, तो एज एन एक्टर आपके लिए किस तरीके से जब कॉमेडी का कोई आपको रोल प्ले करना होता है तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो? जैसे कि राज सर ने कहा कि टाइमिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया जाता है, तो उसको एज एन एक्टर आप किस तरीके से मैनेज करते हो? देखिए मैं बहुत सारे कोर्सेज मैंने एक्टिंग में किए हैं, कॉमेडी में भी की है। मेरा बिलीफ ये है कि सबसे पहले तो जो लेट्स से राज भाई ने कोई स्क्रिप्ट लिखी है तो सबसे पहले तो वो आपके भी लाइंस जानो, उनके भी लाइंस जानो, सारे बीट्स जानो। मतलब आप जूते भी बांध रहे हो ना तो आपको डायलॉग्स आप बोल सकते हो, पानी भी पी रहे हो डायलॉग्स बोल सकते हो, खाना खा रहे हो डायलॉग्स बोल सकते हो। मतलब मैं हाय हाउ आर यू बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तब भी मैं डायलॉग बोल रहा हूँ। जब आपको उस लेवल तक आपको लाइंस पता हो जाती हैं,
व्हाट डू आई कॉल इट, मैं उसको आई कॉल इट टाइम कंडेंसेशन। जैसे आप डांस या कोई भी आप फॉर्म आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप सुनते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उस डांस को, अचानक से जो बीट्स फास्ट लगे थे सबसे पहले, अभी प्रैक्टिस करने के बाद अभी वो स्लो लगने लगे हैं। क्यों? क्योंकि द टाइम हैज़ बीन कंप्रेस्ड, राइट? सेम थिंग इन एक्टिंग। एक बार आपने वो सीन, मतलब आपने, मैं तो लिखता रहता हूँ सीन्स, क्योंकि ना वो डायरेक्ट मेरे मेमोरी पे ना वो एक पाथ बना देता है। एवरी टाइम आई राइट इट बिकम्स इवन स्ट्रॉन्गर इन माई हेड। तब जाके जब मैं रिहर्स करता हूँ तो मैं उनके भी लाइन्स जानता हूँ, मेरे भी लाइन्स जानता हूँ। टाइम इज़ कंप्रेस्ड नाउ। आई नो, जब जैसे सर बोलते हैं टाइमिंग, अगर आप लाइन्स ही नहीं जानते और इम्प्रोव कर रहे हो, कॉमेडी में स्पेशली, कॉमेडी में एक रिदम होती है, एंड इट्स बेटर, स्पेशली जब आपको एक अच्छा राइटर मिल जाता है, देन डोंट चेंज द डायलॉग्स। वेरी वेरी रेयरली यू शुड चेंज द डायलॉग, एटलीस्ट दैट्स माई बिलीफ, मे बी आई एम रॉन्ग। नहीं, यू आर राइट। बट क्योंकि राइटर ने बड़े सोच के ना वो रिदम रखा है, जी। एंड इट फॉल्स, जैसे इवन वेदर यू लुक एट राज भाई's फिल्म, और रिसेंटली जो मडगांव एक्सप्रेस आया था, जी जी जी। एवरीथिंग, कुणाल भाई आई नो वेरी पर्सनली, सो ही राइट्स एवरीथिंग इन वेरी रिदम एज वेल, बोथ। सो मेरा काम ये होता है कि नो द लाइन्स एंड रिहर्स। आई रिहर्स 100 times बाकी जो एक्टर्स हैं बिना स्क्रिप्ट के, कि हम लोग पहले एक एनर्जी बिल्ड कर लेते हैं, Right. उसके बाद एक पर्सनालिटी जो हम तीनों या 2 3 4 लोग जितने भी हैं, वी प्ले विद दैट एनर्जी, Right. एंड देन वी हैव, इट्स लाइक पासिंग अ बॉल, राइट? हाउ दे थ्रो इट, यू हैव टू कैच इट, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो वो प्रिपेयर होने के लिए बहुत मेहनत लगती है, पर एक बार आपने वो सारी मेहनत कर ली, जो आप सेट पे जाते हो, तो ट्रस्ट में वहाँ पे जाके ना अलग ही माहौल होता है और अलग ही एनर्जी होती है। वहाँ पे जाके यू फील लाइक यू कैन एब्सोल्युटली एक्सप्लोर। ये मेरा प्रोसेस है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम इतना प्रैक्टिस करते हैं तो वी विल लूज़ द स्पॉन्टेनिटी। मैं वो बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जितना भी मैं पहले रिहर्स कर लूँ, मैं सेट पे जाके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एटलीस्ट मेरी वजह से टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। सो दैट्स हाउ आई achieve any genre, but especially comedy, because comedy is one of the most difficult. Right. So if I ask you a follow-up question on this, it's going to be कि आप क्या मतलब बिल्कुल प्रेफर ही नहीं करते हैं that you can improvise अगर आपको लगता है कि इस सीन में ऐसा कुछ किया जा सकता है? Let's say if it's not humor और कोई और genre है, तो उसमें भी आपको लगता है कि जो स्क्रिप्ट है अकॉर्डिंग उसके ही चले। If you feel that नहीं इधर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, तो आप वो प्रेफर करते हो? I think कि आपको जितने भी चेंजेस करने हैं आप रिहर्सल में चेंज कीजिए। Right. आप डिस्कस कीजिए राइटर के साथ, डायरेक्टर के साथ, और आप फिर एक्टर्स के साथ जब आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो टाइमिंग पे बैठता है, अगर टाइमिंग पे बैठता है तो आपको हंसी हमेशा आएगी, बिकॉज ऑल दी एक्टर्स आर एक्टिंग लाइक वो पहली बार कर रहे हैं जी। एंड दैट्स हाउ एक्टिंग शुड बी। Right. तो अगर मुझे कुछ चेंज भी करना होता है या मेरे कुछ आइडियाज़ हैं, तो मैं सेट पे जाके मैं नहीं करता। मैं हमेशा मैं अपनी पहली पूरी मेहनत कर लेता हूँ और सबसे पूछ लेता हूँ कि भाई आपको ठीक है या सर आपको ठीक है। जब उनको सब ठीक हो जाता है, देन दे हैव टू इनकॉर्पोरेट इन द सीन। तब मेरा काम तो यही है कि मैं जाके मतलब हिज विजन आई शुड पुट ऑन द स्क्रीन। सो वाओ। राज सर, इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि आपके हिसाब से अगर कोई एक आर्टिस्ट हो जो बहुत ही अच्छा इम्प्रोवाइज करते हैं, जो बहुत ही नोन एक्टर्स हैं, वो अगर इम्प्रोवाइज करते हैं, तो उनमें से एक ऐसा कौन सा नाम होगा आपके हिसाब से दैट यू थिंक कि उनका इम्प्रोवाइज करना हमको कभी इधर उधर नहीं ले जाता है? देखिए मैं आपको बताऊं, इम्प्रोवाइजेशन एक अलग चीज़ होती है और ऐड करना अलग चीज़ होती है। जी। कई एक्टर्स होते हैं जो बेवजह लाइन ऐड कर देते हैं, और उन्हें लगता है वो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। राइट। बाद में फिर एडिटर के लिए काम बढ़ जाता है कि काटेंगे अब इसको। अब कई लोग हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने अभी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो किसने देखी है? अभी देखिए आप लोगों ने जी। उसमें एक डायलॉग था कि आपका बेटा ठरकुल्ला है। हाँ। ठरकुल्ला कौन? ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक ठरकी ठरकुल्ला। ओके। तो ठरक ठरकी जो है वो इम्प्रोवाइज किया था मैंने ही सेट पे। ओके। वो सिर्फ ठरकुल्ला ही लिखा हुआ था उस वक्त। ओके। बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो आप सुनते हैं, आप समझते हैं, लेकिन जो एनर्जी होती है एक सेट की एनर्जी होती है। कृष्णा सुदेश के साथ इतनी चीज़ें की, कपिल भाई के साथ की, कॉमेडी सर्कस तो देखा होगा आप लोगों ने, कॉमेडी विद कपिल। यस। उसमें मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ें जो इम्प्रोवाइज की जाके बोली जा रही हैं, जी, वो सब लिखी हुई चीज़ें थी। राइट। एवरीथिंग वाज रिटन।
अब क्या होता है कई, लेकिन क्योंकि जो माहिर हैं इस विधा में, जो जो कॉमेडियन जिनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, जिनका जिनका सेंस काम करता है अपने खुद के डायलॉग बोलते हुए वक्त भी, जी उनमें से नाना पाटेकर साहब बहुत विटी हैं, नाना पाटेकर साहब, जी और उसमें कपिल भाई बहुत विटी हैं, सुदेश जी बहुत विटी हैं। जी कॉमेडियंस तो लगभग जितने आपने देखे होंगे ये थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करते ही हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें उनकी टाइमिंग मालूम है, राइट रिएक्ट भी करते हैं। हाँ, कुछ एक्टर्स, आयुष्मान जी वो भी इम्प्रोवाइज करते हैं, राजकुमार ने इम्प्रोवाइज किया मेरे सेट पे, इवन टीकू जी, तलसानिया जी, राकेश बेदी साहब, अन्नू कपूर जी बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं और अच्छा इम्प्रोवाइज करते हैं, और कई बार बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो उनको रोकना पड़ता है। कई तो ऐसा लगता है कि उन्हें कोई ऑन करके छोड़ गया मेरे सेट पे। जी कोई, मैं चाहता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ हमेशा कि सर आप इम्प्रोवाइज करो, लेकिन इतना मत करो कि दूसरे वाले एक्टर को प्रॉब्लम हो जाए। जी तो ये सभी लोग हैं जो इम्प्रोवाइज करना जानते हैं, ये लोग इस विधा को बहुत सालों से करते आ रहे हैं। आप गोविंदा के बारे में क्या सोचते हैं? ही इज़ फिनोमिनल। उनको तो वो एक अलग लेवल पे, मैं उन्हें एक अलग ही तवज्जो देता हूँ उनको। वो एक ऐसे एक्टर हैं जो कॉमेडियन भी हैं, जो विलन भी हैं, जो रोमांस भी करते हैं, और शायद बहुत जल्द आपके सामने वो दोबारा आने वाले हैं, जो ये तो मैं- एक आई थिंक आपने और बहुत शिद्दत से वो आएंगे। मैं चाह रहा हूँ कुछ, और वो भी चाह रहे हैं, हम दोनों मिलकर कुछ करें, तो बहुत जल्दी सब कुछ ठीक रहा तो डेफिनेटली विल कम टुगेदर। इसका वेट तो हम सबको रहने वाला है, राइट? थोड़ा Yes. एनर्जी के साथ, थोड़ा सा जोर से एक बार तालियां हो जाए, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग अभी एकदम एनर्जी में हैं। दैट्स नाइस। तो सर आई वांट टू नो कि देयर आर टाइम्स जब आपको बहुत लो फील हो रहा होता है, और यू आर गोइंग थ्रू, आप किसी को नहीं पता होता है बट यू नो दैट यू आर वेरी लो, तो उस टाइम पे भी नाउ यू कैन नॉट पुट योर वर्क बिहाइंड, ऐसी भी सिचुएशन आती हैं कभी कभी, तो उन चीज़ों को आप कैसे टैकल करते हैं? अब चाहे वो पेट में दर्द हो रहा हो, चाहे सर में दर्द हो रहा हो, चाहे तबीयत ख़राब हो, जी और लिखनी कॉमेडी है, राइट ठीक है, ये ड्रामा तो है नहीं कि हम खुद रो रहे हैं और ड्रामा भी लिखे जा रहे हैं। उस टाइम पर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे दर्द का लोगों को पता नहीं है। जी जो चीज़ें हम करते हैं, जो सिनेमा में हम करते हैं, या टीवी में करते हैं, या जो वेब में करते हैं, वो स्क्रीन पे जो चल रहा है लोग उसी पर रिएक्ट करते हैं। जी तो उस दौरान मैं गाने वगैरह सुन लेता हूँ, मैं गाने गा लेता हूँ, मैं पुरानी फिल्में देख लेता हूँ, मैं अपने ही लिखे हुए एक्ट देख लेता हूँ कि यार ये तो यार इतना अच्छा नहीं था, लोग इतना क्यों हंस रहे हैं, ये भी देख लेता हूँ। राइट तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैं उसको करने, अपने आप को लाइट करने की कोशिश करता हूँ। और ये जो मतलब आफ्टर ऑल मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, मुझे भी तो चीज़ की ज़रूरत है, कहीं भी घूमने निकल जाता हूँ मैं। अभी भी जब भी राइटिंग करता हूँ तो मैं बॉम्बे के बाहर ही करता हूँ, ओके कभी बॉम्बे में नहीं करता हूँ, बाहर जाता हूँ। भोपाल भी गया हूँ कई दफ़ा, लोनावला गया हूँ, गोवा गया हूँ, दुबई गया हूँ, मनाली गया हूँ, हर जगह। तो अपने आप को लाइट करने के लिए वो चीज़ें हम लोग करते हैं। फ़ोन कर लेता हूँ अपने दोस्तों को, ओके उन्हें फ़ोन इसलिए करता हूँ कि मुझे ठीक करेंगे, वो खुद इतने ख़राब होते हैं कि और सर दर्द कर देते हैं। तो वो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी सिचुएशंस होती हैं, बस इस तरीके ऐसे से। कौन से 3 टॉप गाने हैं जो अभी आप बहुत ही, मतलब जब आपको लो फील हो रहा होता है या आपको एनर्जी फील करनी है, तो कौन से 3 गाने हैं जो अभी आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं? मेरी फिल्म का भी गाना बज रहा है, मेरे महबूब, मेरे वो महबूब, तो मेरे सबने महबूब। सुना है एकदम, ये तो वो मैं तो। इसलिए कह रहा हूँ, ये रिसेंट है। जी और जो एक गाना भी सुपर हिट हुआ है, चुम्मा, वो भी मैं सुन लेता हूँ बहुत। लेकिन जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, किशोरदा, रफ़ी साहब, कुमार शानू, उनके कोई भी गाने मुझे सुना दीजिए आप। आपने देखा होगा मेरी फिल्म में कुमार शानू का बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो जी, मैं जी, जी। उनके गाने बड़े बड़े सुनता हूँ। और अगर टॉप 3 गानों की बात करेंगे आप, तो अम, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आई लव दैट सॉन्ग। दैट सॉन्ग, मैं बहुत फ़ैन हूँ उस गाने का। और उसके बाद एक जो गाना है, ये रेशमी जुल्फ़ें, ये वाह। शरबती आंखें, जी वो। और एक गाना है, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हूँ। ये तीनों गाने मेरी प्लेलिस्ट में 3 है गाने जो हैं मुझे बेहद बेहद प्यारे हैं, तो मैं यही सुनता हूँ, ये गुनगुनाता भी हूँ। that's it. वाओ। ताहा, फॉर यू व्हाट इज दैट वन थिंग दैट मेक्स यू फील बेटर जब आप बहुत लो होते हैं एंड यू नो दैट यू हैव टू गो ऑन अ शूट, सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट मेक्स यू फील बेटर? हाउ डू यू कोप अप विद इट? लाइफ में बहुत सी मैं जिम जाता हूँ। नहीं, आई मीन जिम इज़ देयर, पर मैं जिम बिना लोग जाते हैं, हल्का फुल्का कुछ कर लेते हैं, आ जाते हैं, ये नहीं होता। मेरा ऐसा है कि मुझे ना पसीने से मुझे गीला हो जाना पसंद है। ओह
मतलब ऐसा नहीं कि एक 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 ऐसे बस नहीं, पूरा पैंट शर्ट सब कुछ गीला हो जाना चाहिए तब जाके आपको अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील कि द एक्सक्रीशन ऑफ स्वेट releases a lot of dopamine in your mind and in your body, which is basically happy hormones, Right. dopamine, serotonin. तो ये जब आप एक्सक्रीट करते हैं ये तभी रिलीज होता है जब either when you're singing, Right. right? Exercise में तो 100% like intense exercise, I will give you a high five on that. right? आपको भी यही लगता है? बहुत I do work out. I love whenever I'm feeling very sad or not feeling myself, I hit the gym and I work out my back and legs. That's the two parts that I feel like अब ये workout करने के बाद I'm feeling much You better. feeling much better? राज भाई Yeah. आप? मुझे कई लोग बोलते हैं कि तुम जिम नहीं जा रहे, तुम जिम नहीं जाते। मैं बोलता हूँ मुझे यार बिना बॉडी बनाए काम मिल रहा है। आप लोग बनाओ बॉडी शॉडी, ठीक है, मैं करियर बनाऊंगा, आप लोग बॉडी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरा तो ये है कि मैं तहाँ से जब भी बात करता हूँ, मैंने कहाँ हूँ, मैं जिम में हूँ। कहाँ जा रहे हो, मैं जिम जा रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो, मैं जिम से आ रहा हूँ। क्लासेस जो भी है, क्लास जिम नहीं जाता मैं अलग अलग क्लासेस करता हूँ। मैं डांस करता हूँ, मैं जिमनास्टिक्स करता हूँ, मैं टाइक्वांडो कहा करता की अच्छी हूँ। बात है कि यू नो ही डज ऑल द फॉर्मेट ऑफ यू नो जिम ही बोलूँगा मैं तो। उसमें योगा भी है, उसमें डांस भी है, उसमें एक्शन भी है, यू नो, Right. तो ही इज़ फिनोमिनल। थैंक यू सर। पर ये एक चीज़ है जो मुझे मतलब सुबह सुबह उठते ही आधे घंटे के अंदर अंदर मैं पहले एक्सरसाइज करता हूँ। ये अभी यहाँ पे आने से पहले ही मैं एक्चुअली मुंबई से आया था, तो आई स्लेप्ट फॉर 1-2 घंटे। जैसे मैं उठा मैं जिम गया, जिम के बाद खाना खा के मैं यहाँ पर आ गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि हम आप लोगों के सामने हैं। बट बिसाइड्स दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस आई बिलीव कि एक्सरसाइज इज़ वन थिंग एंड बिसाइड्स दैट मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, वरना मैं उनको कॉल कर लेता। पर मैं ज़्यादातर अगर मुझे आई फील कि मुझे कॉमेडी देखने का बड़ा शौक है, जी। तो व्हेन आई वॉच थिंग्स आई फील इट मेक्स मी अ लिटिल हैप्पी। पर मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, तो आई वुड से कि एक्सरसाइज आप सबको करना चाहिए, आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। वाओ, ये तो आई थिंक अब जो नहीं कर रहा होगा एक्सरसाइज वो भी करने लग जाएगा जस्ट बिकॉज यू हैव सेड इट। प्लीज़ डू करें। राइट, सो नाउ आई वांट टू आस्क यू कि इफ़ आई टॉक अबाउट हीरा मंडी, हमने कई सारे इंटरव्यूज़ देखे थे जहाँ पर हमने सोनाक्षी मैम को देखा था एंड उन्होंने कहा था कि संजय सर जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम पर्टिकुलर है कि उनके फ्रेम में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ऋचा चड्डा मैम जो थी, उन्होंने बताया था कि शी टुक अराउंड 99 टेक्स फॉर वन सॉन्ग। सो डिड यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टी जब आपने हीरा मंडी के शूट पे ऐसा कोई सिनेरियो हुआ हो जहाँ पर आपको भी बहुत टाइम लगा हो, या व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू लव्ड अबाउट हीरा मंडी जब सेट पे था सब कुछ? आई मीन जब आप संजय सर के सेट पे होते हैं तो मतलब आप फिल्म सिटी के मतलब गेट के अंदर जब आते हैं तो आप फिल्म सिटी में हो, पर जब आप संजय सर के सेट में जाते हो Right. तो आप एक यू ट्रैवल थ्रू टाइम, यू नो। और ये ऑफ कोर्स एक पीरियोडिक एक सीरीज थी, तो ऑफ कोर्स वी जंप्ड इनटू 1930s Right. इमीडिएटली। तो इट्स अ डिफरेंट, आप एक अलग ही दुनिया में आप मतलब आप कदम रखते हो जब आप संजय सर के सेट्स पे जाते हैं। जी। सो यू ऑलवेज यू फील एज एन एक्टर जो आपको करना है, आपको अलग अलग किरदार करने हैं, अलग अलग दुनिया में आपको रहने हैं। तो आई फील दैट दिस हिज वर्ल्ड इमर्सेस यू सो कम्प्लीटली, राइट। राइट। और हीरा मंडी के वक्त पहले कुछ दिनों में मुझे सिर्फ एक्चुअली 3 टेक्स दिया करते थे, मुझे हर शॉट के लिए 3 टेक्स। और हाँ, एंड लकी दैट मतलब मुझे तो प्रूव करना था सर को कि मैं अच्छा हूँ, कर सकता हाँ आपने मुझे काम दिया तो मैं अच्छा हूँ, तो मैं पूरा प्रिपेयर होकर आता था। एंड आई बिलीव दैट हेल्प्ड मी कि जितने भी सालों में मैंने इतने सारे कोर्सेज किए हैं सर, वहाँ पे जाके मैंने पूरे निचोड़ दिए। मतलब सारे टेक्निक्स जो थे ना, पूरे पेपर पे लिख के सर भी आके पूछते तू क्या लिखता रहता है, बोला सर मैं दिखाऊंगा आपको। और फिर सो ही वाज, आई एम ग्लैड दैट एंड ऑफ द डे ही वाज वेरी हैप्पी। उन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है जी। लाइफ में। मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि संजय सर ने मुझे मौका दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मास्ट्रो हु हैज रीडिफाइंड आवर सिनेमा इन countless times. So any difficulty I faced? कोई difficulty? You know, to be honest, इतने सारे बेहतरीन कलाकार थे वहाँ पे जी। कि जब आप
उनके साथ जब आप सीन करते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि बिकॉज एवरीबडी इज सो, क्या बोलते हैं, जमा हुए खिलाड़ी जो होते हैं, राइट, दे आर सो, रंजे हुए खिलाड़ी। दे आर सो प्रोफेशनल, Yeah. राइट। आपको मतलब आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी संजय सर का सेट है तो सब लोग प्रिपेयर करके ही आते हैं, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। तो फॉर मी देयर वाज नो डिफिकल्टी। आई थिंक द डिफिकल्टी नाउ इज़ दैट आई विश कि हम लोग हीरा मंडी सीजन 2 अभी शूट कर रहे हैं। जी। यू नो, आई फील दैट नाउ, बिफोर 1.5 साल हम शूट कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि 1.5 साल हम लोग शूट कर रहे हैं। अभी जब ख़त्म हो चुका है तो ऐसा लग रहा है यार और 1 साल चलना चाहिए था। मज़ा आ गया। So no difficulty as such. It's been a dream for any actor, and especially for me, जो बाहर से आया हूँ और you know, with whatever amount of hard work and my mom's blessings today, I'm here. So thank you. Thank you so much. So now I would want to give the opportunity to everybody else. अगर किसी को कोई सवाल है तो वो definitely पूछ सकते हैं. Sir कुछ पूछना चाहते हैं, please. हेलो, जय पीताम्बरा माई। जय पीताम्बरा माई। मैंने दतिया में अपनी ग्रेजुएशन की है, तो झांसी हम लोग फिल्में देखने जाते थे। तो चलिए प्रश्न पूछता हूँ कि सर, आप जो फिल्में बनाते हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। क्या आपका भविष्य में कोई प्लान नाना पाटेकर के साथ या ऐसा कुछ फिल्म लाने का? मैं आपको बताऊं, मैंने मेरी पहली फिल्म जो लिखी थी उसमें नाना पाटेकर, अनिल कपूर दोनों थे। अच्छा भगवान का दिया सब कुछ है मजनू, अच्छा, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। क्या बात है। आपने देखा होगा उदय मजनू, आपने देखी कि नहीं वेलकम देखी? वेलकम देखिए, वेलकम वेलकम। तो मेरी पहली फिल्म वो थी और उसमें मैं बतौर एज अ राइटर मैंने काम किया और उसमें अनिल साहब थे, परेश रावल साहब थे, डॉक्टर घुंगरू, यू नो, और मजनू भाई, अनिल कपूर साहब, नाना पाटेकर साहब, काफ़ी कुछ ऐसे सभी लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी काम किया। लेकिन हाँ, कभी नाना जी को डायरेक्ट नहीं किया। मैं डेफिनेटली चाहूँगा भविष्य में कि मैं उनके साथ काम करूं और डायरेक्ट करूं उनको। तो डेफिनेटली यू नो आई राइट फॉर हिम समथिंग और कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे उनके साथ। ओके, आपकी एक फेवरेट किताब बता दीजिए। यथासंभव शरद जोशी जी की किताब है, वो बहुत पढ़ता हूँ मैं, प्रतिदिन बहुत पढ़ता हूँ यथासंभव, मेरी फेवरेट बुक है। अच्छा। और इसके अलावा बहुत सारी हरशंकर परसाई जी की मैं किताब में पढ़ता हूँ। तो मैं बड़ा जुड़ा हूँ इन सभी लोग, रामधारी सिंह दिनकर जी की पढ़ता हूँ, महादेव वर्मा जी की पढ़ता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पढ़ता हूँ। सभी लोगों को मैं पढ़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, ताहा जी आपसे एक सवाल है। बिहाइंड द कैमरा जब आप एक्ट करने जाते हैं तो इज देयर एनी फियर फैक्टर, और कैसा क्या, और आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? सर आपका मतलब है फ्रंट ऑफ द कैमरा? नहीं, जब आप सीन देते हैं। हाँ, ओके। फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ Yeah. कैमरा। थोड़ा सा बोलने में गलती हो जब आप हाँ कैमरा के सामने आप perform कैमरे के करते हैं, सामने, सॉरी। कोई डर होता है आपको कि कैमरा ऑन ना हो जाए? अरे ये परफेक्ट शॉट के लिए पूछा। ये नसीर सर ने बहुत ही सही कहा था जब मैं ताज कर रहा था कि अ नर्वस एक्टर इज एन अनप्रिपेयर्ड एक्टर, राइट? बिकॉज आप मेहनत नहीं करके गए हो कैमरा के सामने, तब आपको डर लगता है कि अब क्या होगा, अब मैं कर पाऊंगा कि नहीं, डायलॉग याद कर पाऊंगा कि नहीं। पर जब आप प्रिपेयर्ड हैं, आपको पता है कि जितना भी वक्त था आपके पास, आपने अपने क्राफ्ट को और अच्छा करने के लिए, सीन को और अच्छा करने के लिए आपने रिहर्स किए है, घर पे होमवर्क किया है, तब जाके आपको नर्वसनेस नहीं फील होगी। पर अगर नहीं किया है तो आपको बहुत नर्वसनेस फील होगी। आपकी एक फेवरेट बुक का नाम भी बता दीजिए। एक फेसबुक। वो भी एक देयर इज ऑटोबायोग्राफी बाय वॉल्ट डिज्नी। मैंने ऑडियो बुक पे सुना था, 16 घंटे की है, बट बहुत ही बेहतरीन किताब है। इट टीचेस यू दैट when you believe or when you're passionate about something, you are willing to put the money where your mouth is and not just hope for things to be okay or play safe. I don't think it's time for us to play safe. When we take a risk, that's when we will get the awards or rewards. So that's my favorite book. थैंक यू। Thank you. So thank you so much. It was a lovely session और बहुत मज़ा आया. There's some. I think we don't have a lot of time. Hello for- Raj sir, hello Taha sir. Hi, hi. Taha sir, I'm your biggest fan. We are even Welcome. matching today. See, that shows I'm your true fan. Thank you. So, Thank you.
Made my day. Sir, I wanted to tell you that I'm a singer and I have been on ZTV Saregama top 40 contestant. So Congratulations. just want to dedicate 2 lines to you. मतलब हम आप सबके इतने बड़े फ़ैन हैं कि हम आपको यही बोलेंगे, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए. Yeah, big round of applause for her, please. Amazing, Thank you very much. Thank you so So incredible, such an incredible voice, so amazing. Thank you so much. जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए. My mom is also a great fan. बहुत खूब. Oh, thank you so वाह, much. Very वाह, nice, बहुत अच्छी very, voice है very आपकी। nice. Thank you बहुत so बढ़िया much. voice है बहुत आपकी, खूब. बहुत Thank you. वेरी गुड, वेरी गुड, सिंग वेरी वेल। So thank you बहुत so अच्छा। much, Raj sir. Thank you ताहा, आप so भी कुछ much. गाना चाहोगे उनके लिए? हाँ, ताहा भी तो गाते हैं ना ऐसे. नहीं नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा. मैं कंपेयर, आप मुझे देखो ये मैं गा तो नहीं सकता, पर मेरी फेवरेट, मेरा एक फेवरेट गाना था गुलाबी आंखें. तो आप सब अगर मेरे साथ गाएंगे तो सब साथ में गाते हैं. Sure, sure. हाँ, Please. रेडी सर? आप भी गाइए. चलो. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया. Woohoo! A round of applause, Thank you. everybody. Thank you so much, Raj sir. Thank you so much, Thank you, Taha. It thank has you, been a thank you great so much. session. I hope you guys enjoyed. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर Thank कर. you, thank you so much. And बहुत मजा आया. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक Thank यू you. वेरी बहुत मच. बहुत शुक्रिया, बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और ऐसे ही गाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में, हंसी खुशी से, और हंसते रहिए. सबसे बड़ी बात ये, हंसाते रहिए. और आप हंसाते रहिए. मैं हंसाता हूं.